हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस, दिस इज विवेक। और हम आज क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पॉलिटी सेक्शन। हमारे पास 19 क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स पॉलिटी सेक्शन से। सो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देखेंगे प्रॉब्लम। तो हमारा क्वेश्चन वन है। क्वेश्चन वन क्या है? विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। आपने बताना है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया लोकसभा के रिगार्डिंग कि जब जो स्पीकर है लोकसभा का, अगर उसके रिमूवल का कोई भी मोशन चल रहा है या कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर नीचे हमारे ऑप्शन और हमने बताना कौन सा ठीक है। तो पहला क्या है? ही शी शैल नॉट प्रिजाइड। ठीक है जी, वो प्रिजाइड नहीं करेंगे। जब कोई रिमूवल का मोशन चलेगा तो दे विल नॉट प्रिजाइड। दूसरा क्या है? शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। नहीं, ऐसा नहीं है। जब उनका रिमूवल का मोशन होगा तो वो बिल्कुल बोल सकते हैं, उनके पास राइट है स्पीक का। थर्ड है he she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance। ऐसा भी नहीं है, उनके पास पूरा हक है कि वो फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग करेंगे, कोई उनको रोकेगा नहीं, वो वंचित नहीं है फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग करने के लिए। तो हमारे ऑप्शंस क्या बनते हैं देखते हैं। ऑप्शन है देखो जी वन, दैट इज वन ओनली। क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड रॉन्ग है। ये एलिमिनेट करना ही बहुत इजी है। अगर आपको पता है कि सेकंड नहीं है तो आपका एलिमिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपको पता है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है तो आपके नीचे जो आंसर है उसमें से आपका सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर की तरफ जंप कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट, दैट इज ही शी शैल नॉट प्रिजाइड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ने आपसे पूछा है विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछ लिया है जो पार्ट 5 में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। यस, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो जो बिल है वो भी क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में क्या है? अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ये भी करेक्ट है कि अगर लोकसभा ने कोई बिल पास किया है पर राज्यसभा में वो क्या है, वो पेंडिंग है, तो वो भी लैप्स हो जाएगा जब आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। नहीं, ये चीज लैप्स नहीं होगी। तो आपका लैप्स क्या होगा? लैप्स आपका नंबर वन वो क्या है? अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा इट लैप्सेस। दूसरा क्या है? A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha। Yes, थर्ड। तो थर्ड लैप्स नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? 1 और 2, क्योंकि थर्ड लैप्स नहीं होगा क्योंकि हमें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन आ चुकी है। फिर आपका आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? उन्होंने कहा है विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन किसके बारे में है? पार्लियामेंट के ऊपर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला आपका है ऑप्शन prorogation of a house by the president of India does not require the advice of the council of ministers। ये बात गलत है। अगर आपने हाउस को प्रोरोग करना है तो आपको किसकी एडवाइस चाहिए? आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस चाहिए। आप उनकी एडवाइस के बाद ही क्या कर सकते हो? हाउस को प्रोरोग कर सकते हो। देखो आपका फर्स्ट गलत है तो आपके दो ऑप्शंस क्या हो गए? एलिमिनेट हो गया। फाइट किस में है? सी और डी में है। सेकंड पढ़ते हैं। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइंड बाय but there is no bar to the president of India propagating the house which is in session। no bar नहीं, he has a bar। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया? वो गलत हो गया। इससे आपका जो आंसर है वो भी एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं। दिस सॉल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यस, तो ये ठीक है कि डिसॉल्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। किसके कहने पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे। तो ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज 3 ओनली। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका। फिर आपका आता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको क्या बोलते हैं? CSR। ठीक है जी। विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपका गवर्नेंस का क्वेश्चन है। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस का पार्ट है, उसका क्वेश्चन है। पहला क्या है? CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉइज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज। यस, वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा बेनिफिट दे रहे हो जिससे आपकी कंपनी को ही अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है या आपके एम्प्लॉइज को बेनिफिट हो रहा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे किसके अंदर? CSR एक्टिविटीज के अंदर। तो दूसरा क्या है? CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। नहीं, उनकी लिमिट है, वो एक मिनिमम स्पेंडिंग बताते हैं कि सीएसआर में आपको कितनी करनी है। तो ऑप्शन बी क्या है? आपका गलत होता है। अगर 2 गलत होता है तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है,
आंसर क्या है? दैट इज 1 ओनली। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल के अंदर। 8 शेड्यूल के अंदर हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस हैं? वी हैव 22 लैंग्वेजेस। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। वो कह रहा है कि कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है, हम इसमें देखते हैं। कोंकणी इंक्लूडेड है, मणिपुरी, नेपाली, ये है आपकी 1992 की। तो ऑप्शन क्या है? 1, 2 एंड 3। मेथाली आगे कब इंक्लूड हुई थी? मेथली तो हुई थी 2002 में। मेथली अभी कब इंक्लूड हुई थी? 2002 में। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, ठीक है जी। फिर आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने आपसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आपको यहाँ पे इन्होंने क्या दिया? पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिए, आपने मैच द फॉलोइंग करना है। इस बार इन्होंने आपको टैबुलर फॉर्म में दिया, इस बार इन्होंने आपको इन स्टेटमेंट फॉर्म दिया है कि पार्ट्स दिए हैं और आपने मैच द फॉलोइंग करना है। पहला क्या है? पावर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, वी ऑल नो, ये किसमें गिवन है? पार्ट 9 में गिवन है। सेकंड क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी करेक्ट है। ये किसमें गिवन है? पार्ट 18 में गिवन है। थर्ड क्या है? प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी करेक्ट है। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये आपके सिलेबस का जो हम इंडेक्स बनाते हैं क्लास में, उसके ऊपर क्वेश्चन है कि आपको जब हम पार्ट्स राइट डाउन करवाते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन से पार्ट में क्या गिवन है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल 3, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो ये आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस बार ऑलरेडी कंपैरेटिवली इजी है लास्ट टाइम से। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपको लिस्ट के बारे में पूछा है, तो ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? शेड्यूल, दैट इज 7। आर्टिकल क्या है हमारा? 246। मोस्ट आस्क्ड या मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द यूपीएससी। तो इसमें क्या है? फर्स्ट है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। तो ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। इंटर स्टेट है ना, अमंग द स्टेट से तो नहीं है। सेकंड क्या है? इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। नहीं, ये भी किसके अंदर है? यूनियन लिस्ट के अंदर है। थर्ड क्या है? इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। यस, आपने देखा कि जब हमें कोविड के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, लॉकडाउन लगा था, तो हमें क्वारंटीन किया गया था। तो सब्जेक्ट किसका है? वो यूनियन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ पास किया और हमें क्वारंटीन कर दिया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आपके एप्लीकेशन ऑफ माइंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है किसका? यूपीएससी का। इसमें आपसे पूछा गया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है। तो आर्टिकल क्या है हमारे पास? एक 3 मूर्ति कॉन्स्टिट्यूशन की हम कहते हैं आर्टिकल 14, 19 और 21। ये क्या है? ये ट्रिनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बेस्ड है। अगर ये तीनों में से कोई भी आर्टिकल नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, वो हमारी किसके साथ जुड़ी है? राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। उसके लिए आर्टिकल क्या है? राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। डायरेक्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी का फेवरेट है। हर बार यूपीएससी आर्टिकल 14, 19 या 21 में से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपका है जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपका क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। एक कमेटी है लोकसभा की, एथिक्स कमेटी, उसके बारे में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला है इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी। यस, वो एक एड हॉक कमेटी थी। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगर ऑप्शन 1 करेक्ट है तो आपका ए है, सी है, डी है। ये डिफिकल्ट है एलिमिनेट करना क्योंकि आपका एक करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपका सेकंड तो एलिमिनेट ऑलरेडी हो गया। फिर सेकंड ये क्या बोलता है? वो बोलते हैं ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू एन अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। यस, ये भी करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो आपका ऑप्शन ये एलिमिनेट हुआ। अभी आपके पास फाइट किसकी है? डी और ए की। राहुल गांधी के ऊपर ये टॉपिक आता है, ठीक है। थर्ड क्या है? दिस कमेटी कैनॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। नहीं, ये गलत है। दे कैन टेक अप एनी मैटर। तो
इसमें क्या है कि ये ऑप्शन गलत है, फिर हमारे पास ऑप्शन बचता क्या है, हमारा 3 क्या हो गया, गलत हो गया, तो आंसर क्या बचता है, ए, दैट इज 1 एंड 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी इसका आंसर आएगा नहीं, इसका आंसर ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सी, दैट इज 1 एंड 3, सेकंड इज रॉन्ग, आंसर क्या आएगा 1 एंड 3, दैट इज करेक्ट। ठीक है जी। फिर आपका आता है जी क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रोविजन आया था। वो बात अलग है कि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया तो ये फुलफिल नहीं हुआ, पर ये प्रोविजन लिखा हुआ था। सेकंड क्या है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर में, फेडरली सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंडर थे, गवर्नर जनरल के पास पावर थी। तो सेकंड हमारा क्या होता है, गलत होता है, तो आंसर क्या है, दैट इज 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Who was the provincial president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। आंसर क्या, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, उसने पूछा है एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट मे अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ। उन्होंने पूछा कि 368 को यूज करके पार्लियामेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है तो वो किस किस चीज को अमेंड कर सकती है, वो कोई चीज को ऐड भी कर सकती है, वेरी भी कर सकती है, रिपीट भी कर सकती है। तो आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3 वो तीनों ही कर सकती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। ठीक है जी, मनी बिल की बात करेंगे। पहला क्या है, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। यस, बिल्कुल डायरेक्ट। सेकंड क्या है, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हाँ, वो कहां पे होगा, लोअर हाउस में होगा या लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, सेकंड क्या होगा हमारा, रॉन्ग। थर्ड क्या है, द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी, नहीं ये मिसप्रिंट हो गया, इसमें ये लिखा था, इसमें लिखा था कि अगर राज्यसभा कोई अमेंडमेंट करती है या उसको चेंज करती है, वो मनी बिल लोकसभा एक्सेप्ट कर सकती है, पर राज्यसभा मनी बिल को क्या खारिज या वो डिस्कार्ड नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन मिसप्रिंट है, ऑप्शन इसका आंसर क्या बनेगा 1 एंड 3, ये सारे ही दोनों ही ठीक होंगे, सेकंड इज रॉन्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 14, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1971 में बनी थी, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which of the following members? तो हमारे पास एक काउंसिल है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, 8 स्टेट्स इसके मेंबर हैं। उसके बारे में पूछा है कि उसके अंदर कौन कौन कंप्राइज करता है एज इन द मेंबरशिप। तो पहला क्या है, गवर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। यस, जो स्टेट के गवर्नर्स हैं वो भी इसका पार्ट होंगे। सेकंड क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। यस, वो भी होंगे। थर्ड क्या है, 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 मेंबर्स नॉमिनेट करेगा। फोर्थ है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको रेगुलेट तो करती है, पर होम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी हमें नहीं पता, ये ना ही हमें कुछ दिया गया। तो इसका आंसर क्या है, दैट इज 1, 2 एंड 3 ओनली। तो ये क्वेश्चन नंबर 14। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15। आपसे पूछा है हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। तो टिल बिफोर 2000, बिफोर ईयर 2000 हमारे पास कितने थे, 3। फिर एक हमारा 2002 में बना, तो आंसर क्या आ गया, 4। तो कितने हैं, आंसर है 4। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, या आपके बारे में, किसके बारे में पूछा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस के बारे में पूछा गया है, जो हेड है किसके, डिपार्टमेंटल ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। तो पहला क्या है, परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमिटी। यस, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड क्या है, एक्सरसाइजेस मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ्स। नहीं, वो मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, उन तीनों को कोऑर्डिनेट करते हैं, पर कोई भी ऐसी कमांड एक्सरसाइज नहीं करते। थर्ड क्या है, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर्स। यस, वो क्या है, वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर है। तो ऑप्शन क्या बनता है, 1 एंड 3। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपका, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू। तो ये बड़ा कोर्ट एक छोटे कोर्ट को, एक सीनियर कोर्ट एक जूनियर कोर्ट को देगा, उसमें क्या आएगा, टू द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस। तो वो क्या करेगा, वो प्रोहिबिट करेगा, वो बोलेगा जी आपके डोमेन से बाहर है, अब आपने इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी, आपने कोई भी जजमेंट नहीं देनी है, ये केस हमारे पास आएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। सेंट्रल पावर है, बड़ी पावर है, तो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। वो गवर्नर से मशवरा करेगा, वो उसको बोले कंसिडर करने के लिए, पर गवर्नर के पास आज सच कोई भी अपफ्रंट या डायरेक्ट पावर नहीं है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। यस, एक स्टेट की पर्टिकुलर हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि वो दूसरे स्टेट में भी होगी। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज बी, दैट इज 2 ओनली। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है? विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, प्रेसिडेंट करेगा। सेकंड क्या है? एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या है? बी ओनली, दैट इज 2 ओनली। तो ये हमारे थे 19 क्वेश्चंस। सेक्शन वाइज पॉलिटी में से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। अगर हम एक सिंगल सेक्शन की बात करें, इंडिपेंडेंट सेक्शन की बात करें, हाँ लास्ट ईयर से पेपर थोड़ा सा इजी है। लास्ट ईयर पेपर नेक टू नेक कंपटीशन था, अब इजी है। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लास्ट टाइम अगर वो थी 75.41, इस बार 95 से 100 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एंड वी मे होप बेस्ट फॉर यू कि जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स देख रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। आप मेंस लिखिए, मेंस की गाइडेंस लीजिए और अपनी जर्नी है उसको कंटिन्यू कीजिए टिल इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।